बहुत रात गुजर चुकी थी। हॉल के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और मेरा भाई अंदर आया। इसने मुझे सोता देखकर दरवाजे की चटखनी अंदर से लगा दी। मैं भी सोए होने का ड्रामा कर रही थी। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई न था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आया है। मैं बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ी थी, जैसे गहरी नींद में हूं। इसके बाद जो कुछ वो मेरे साथ करने वाला था वो भी मुझे मालूम था, लेकिन मैं उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ और भाई को मेरे अंदर सबसे ज्यादा क्या पसंद था? पूरी कहानी जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सलाम दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं BA सेकेंड ईयर की तालिबा थी। इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। आज भी पूरे घर की सफाई के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट इतनी ज्यादा थी कि पूरा बदन अकड़ गया था। मैं अपने बिस्तर पर लेटे सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और अपने सर की मालिश कर रही थी। इतने में एक आहट सुनकर मेरा भाई वसीम कमरे में आया और बोला, क्या हुआ आपा? तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, अम्मा सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां हुई तो सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजमा भी छुट्टी पर है। मुझसे ये घर के काम नहीं होते। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठ गया और बोला, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। इसे पियोगी तो सुकून मिलेगा। वसीम की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। इसके बाद वो वापस दूध लेकर आया। इसे देखकर मुझे इस पर बहुत प्यार आया। सच में दुनिया में बहुत कम ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने इसे बहुत सी दुआएं दी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास रखा और लेट गई। वसीम बोला, चलो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वो मेरे सरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सुकून मिलने लगा और दर्द भी कम होने लगा। मैं आंखें बंद करके सो गई और गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही न चला कि कब घंटों तक सोती रही। मेरी आंख अम्मा की आवाज से खुली। मैं हड़बड़ा कर उठी। सर बुरी तरह बोझल हो रहा था। घड़ी पर नजर डाली तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। अजीब बात थी कि अब्बा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही ना हुआ। जैसे ही उठकर 2 कदम चली मुझे चक्कर आ गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा न लिया होता तो यकीनन गिर जाती। ताजा दम होकर बाहर आई तो देखा खाने की मेज पर सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। वसीम मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा। फिर अम्मा से कहने लगा, अम्मा, अंजुम पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अगर अंजुम नहीं आ रही तो उनकी जगह किसी और को रख ले। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है, देखें तो उसकी रौनक भी फीकी पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। अम्मा और अब्बा दोनों नौकरी करते थे, क्योंकि सिर्फ अब्बा की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम न थे। इसलिए अम्मा भी इसी कंपनी में काम करती थी जहां अब्बा नौकरी करते थे। मैं और वसीम कॉलेज जाते थे, मगर अब गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने ये बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से वसीम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही लगाव करने लगा था।
जब से मेरी छुट्टियां हुई थी वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबाने लगता। मैं इससे मना करती मगर वो कहता, नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोश लेटी रहती। लेकिन एक रात जो कुछ हुआ इसने मेरे होश उड़ा दिए। क्या वसीम कभी ऐसा कर सकता था? इस रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे बिस्तर के करीब आ रहा था। भले ही मैं सोने की कोशिश कर रही थी मगर मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। मैंने अचानक हड़बड़ाकर आंखें खोल दे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने चारों तरफ देखा तो कमरे में कोई न था, बस दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं हमेशा सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोने लगती थी। फिर ये कैसे खिल सकता था? नींद से भरी आंखों से उठकर मैंने दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। फिर पलटकर बिस्तर पर सोने चली गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा हो। डरते हुए मैंने पलटकर देखा लेकिन वहां कोई न था। घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने फौरन उठकर कमरे की लाइट ऑन की। दरवाजा खोलकर बाहर भी देखा मगर वहां भी कोई न था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। इसी वक्त वसीम भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है? आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं। बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आ गई और पीछे पीछे वसीम भी आ गया। इसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने इसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन वो जिद करने लगा, मैं आपको अकेले किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। अब सो जाएं। मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। इसने तकिया उठाया और सोफे पर रखकर वहीं सो गया। इस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। इसने मेरे बाल सहलाए, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सोती रही। ये सब मुझे एक ख्वाब जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था। लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। आज मैं थोड़ी खुश भी महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने इससे पूछा तो इसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ। जिसे आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो वसीम तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अंजुम आपा, अपने बाल खोल लीजिए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ। मुझे इसकी हरकतें अजीब लगने लगी। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जा अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात ना मानी और खुद ही मेरे बालों से कप उतारते हुए कहने लगा, अब नखरे मत किया करे, किस्मत वालों ही को ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या मसला हो सकता है। आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वो मुझे उठाकर कमरे में ले गया।
मैं बेड पर तकिया रख कर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। वसीम मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन मुझे नाम ही से बुलाता था। उसने कहा, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल चाहता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वो मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने इससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वो बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतनी हुसैन बाल हैं ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। इसकी बातें बहुत प्यारी थी। हालांकि मैं समझ नहीं पा रही थी वो किस लहजे में बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं गहरी नींद में खो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रखा गया हो। पूरे बदन में दर्द सरक रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठी और इर्द गिर्द देखने लगी। मेरी हालत अजीब थी। जब मैंने खुद पर गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीली थे, पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था? बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे। चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने सूना नहीं बल्कि कोई भारी मेहनत वाला काम किया हो। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं बाथरूम गई और ताज़ा दम हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो लगा जैसे जिस्म पूरी तरह थकावट से चूर था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे पेसपेसाहट की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और वसीम के अलावा कोई न था। फिर वो किससे बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक वो पेसपेसाहट रुक चुकी थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने बैठक से किसी को निकलते देखा। इसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मेरे माथे पर बिल पड़ गए। अगले ही पल इसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर उसने कहा, अंजुम, आप उठ गई। मैं उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलकर गई। वो हड़बड़ा कर पैसों को अपनी पैंट की जेब में डालने लगा, मगर मैंने इसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर पूछा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो नजरें झुका चुका था। आहिस्ता से कहने लगा, अब प्लीज अब्बा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि इसने ये पैसे अब्बा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वो सहम गया। इसने कहा, ये पैसे तो अब्बा के एक दोस्त ने कई साल पर कर्ज के तौर पर लुटा दिए थे। मैंने सोचा था कि उनसे मोबाइल खरीद लूंगा, लेकिन इसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने इसे डांटते हुए कहा, हाँ, तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो। वो शर्मिंदा हो गया। इसी रात मैंने वो पैसे अब्बा को दे दिए। इस रात वसीम मुझसे कोई बात न कर सका और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब वसीम अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं ये देखकर हैरान थी, वो अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ले आया था। इस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जैसे ही वो सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने फौरन दुपट्टा ओढ़ लिया। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, ये क्या तरीका है? तुम जानते हो इस वक्त अम्मा अब्बा घर पर नहीं हैं, फिर भी तुम इन लोगों को घर ले आए हो। वसीम तनकर बोला, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा, खाना तैयार करो,
ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वो मुझसे काफी नाराज लग रहा था। मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना ही था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। तभी वो बोला, खाना पिरोने भी तुम खुद ही आओगी। वसीम का ये रवैया मुझे हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वो इतना कैसे बदल सकता था? मैंने खाना मेज पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि इसके दोस्त बार बार मुझे घूर रहे थे। वो सब वसीम की उम्र से बड़े लग रहे थे और अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, जैसे मुझे निगल ही जाएंगे। मैं डर कर अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। जैसे ही वो गए, मैं वसीम पर पिट पड़ी। दोबारा तुम्हारे ये दोस्त इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। मगर वो अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन अब इस बारे में अम्मा अब्बा को कुछ नहीं बताएंगी। वसीम के इस बर्ताव से मैं परेशान हो गई। वो कभी प्यार जताने लगता था तो कभी चिढ़ने। बहरहाल मैंने हामी भर दी और अपने कमरे में चली गई। मुझे वसीम की हरकतें दिन बदन अजीब लगने लगी थीं। इस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पांव पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि वसीम मेरे पांव को अपनी गोद में रखकर मसाज कर रहा था। मैंने फौरन उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वो कहने लगा, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। इस घर में एक मैं ही हूं जिसे आपकी इतनी फिक्र है। अम्मा अब्बा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। वसीम के हाथों की मसाज से मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मैन का परफ्यूम पड़ा था। ये सामान किसका था? मैं कुछ बोल ना सकी। मेरे सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं फिर से बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। पास में पेसपिए साहट की आवाजें आ रही थीं, मगर कौन बोल रहा था ये मैं पहचान ना सकी। मुझे सिर्फ वसीम की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा मंजर मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहां पहले शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी ना था। आज फिर मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं कोई बच्ची नहीं थी जो ये सब कुछ समझ ना पाती। घर में मेरे और वसीम के अलावा और कोई ना था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा जिस्म पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा जिस्म दर्द से चूर था और रौनक भी बिल्कुल फीकी पड़ चुकी थी। दिन बदन वसीम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे दिमाग में अजीबो गरीब ख्यालात आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब रहने लगी थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि वो अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी ताकि पता चल सके कि मुझे क्या मसला है। इस रात में बार बार उठ रही थी और ठीक से सो ना सकी। अगले दिन मेरे वालिदैन हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए। मुझे लगा शायद उन्हें मेरी परवाह नहीं थी। आखिरकार मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई। वहां अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं हामिला हूं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता था? वसीम मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ, जबकि वो मेरा सौतेला भाई था। वसीम मेरी माँ की दूसरी शादी से था, जबकि मैं उनकी पहली शादी की औलाद थी। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात मैं अपने वालिदैन को कैसे बताऊं। वसीम जब भी मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींचने लगता। मैं पहले इन बातों को हल्के में लेती थी, मगर अब सब कुछ अलग नजर आ रहा था। एक दिन मैं अस्पताल गई और इसकात हमसे पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का DNA टेस्ट किया जाए। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने इसे देखा तो मेरी सांसें थम गई। जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। बच्चा वसीम का नहीं था। लेकिन फिर सवाल उठा, ये किसका था? मैंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। मुझे सच जानना था। कुछ दिनों बाद जब माँ बाप घर पर नहीं थे, वसीम फिर मेरे पास आया। इसने मेरे सर की मालिश शुरू कर दी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं न सोऊं, मगर तेल में शायद कोई बेहोशी की दवा मिली हुई थी।